हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम बीपीएससी टीआई 3.0 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये यूथ कंपटीशन की बुक स्टार्ट की थी इसका सोल्यूशन करने के लिए। तो इसमें आपके जीएस के सारे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर वाले, और आपके जो बीपीएससी प्री हुआ था अभी वो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें। तो हमने पिछली बार फिजिक्स किया था, अब से आपका जो सेकेंड पार्ट रहेगा इसका वो केमिस्ट्री वाला रहेगा। इससे पहले मैंने पूरा हिस्ट्री कंप्लीट किया, जियोग्राफी कंप्लीट किया, ठीक है, पॉलिटी इकोनॉमिक्स सारा कर दिया है। बचा हुआ भी आपका पोर्शन ये साइंस वाला है, तो फिजिक्स करेंगे, फिजिक्स हो चुका आपका, और आपका केमिस्ट्री है, फिर आपका बायोलॉजी है, ठीक है। बचा हुआ इसमें रहेगा फिर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, बस फिर आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इसका आपको वीडियो चाहिए तो आपको एक बार चैनल पे विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पे आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और पीडीएफ चाहिए तो आप एक बार चैनल पे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो जो इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो देखिए आपकी केमिस्ट्री में इसमें पहला क्वेश्चन है भौतिक रसायन। इसकी देखिएगा जो आपकी फिजिक्स होती है, फिजिकल केमिस्ट्री होती है। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो देखिएगा इसमें क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीजेस। तो इसमें शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी में अशुद्धियाँ वाष्प के दबाव को कम कर देती हैं, जिसका अर्थ है कि क्वथनांक तक पहुँचने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। उल्लेखनीय है कि शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास इसके समानुपाती होता है। तो देखिए किसके होता है, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सी वाला, ठीक है। तो ये आपके होता है सी n² के बराबर होता है, ठीक है, समानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक प्रोटॉन से निर्मित होता है, ठीक है, तथा इसमें इलेक्ट्रॉन संलग्न होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्षक का हाइड्रोजन परमाणु के n² के समानुपाती होता है। तो आपको पता है हाइड्रोजन में आपका न्यूट्रॉन तो होता नहीं, न्यूट्रॉन 0 होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रोटियम और ड्यूटेरियम की बात करेंगे तो उसमें आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 3 इसके समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ठीक है, 3 होते हैं हाइड्रोजन के। नेक्स्ट है आपका अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है। तो किसे बोलते हैं, आपका अपचयन बोलते हैं, इसे रिडक्शन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिएगा ऑक्सीकरण शब्द का प्रयोग तत्वों तथा यौगिकों के ऑक्सीजन के सहयोग के लिए होता है। दिए गए पदार्थ में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में ह्रास या मतलब कमी अपचयन कहलाता है। दूसरे शब्दों में पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के प्रक्रम को अपचयन कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका दिए गए अभिक्रिया दी गई 2ZnO, तो इसमें 2Zn और प्लस O2, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है, ठीक है। तो परमाणु त्रिज्या आपकी लिथियम की सबसे बड़ी है, Li की, ठीक है, और इसका 3 होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है। देखिएगा किसी परमाणु के नाभिक से उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्षा के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत त्रिज्या का एक सटीक माप प्रस्तुत करता है, जिसके अनुसार दो बंधित परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी के आधार पर त्रिज्या का निर्धारण करते हैं। बंधन के आधार पर परमाणु की अलग अलग त्रिज्या होती हैं, इसलिए परमाणु का कोई निश्चित दायरा नहीं होता, ठीक है। इसलिए परमाणु की कोई भी त्रिज्या उसके द्वारा बनाए गए बंधों पर निर्धारित की जाती है। उपर्युक्त विकल्प में लिथियम की परमाणु त्रिज्या जो है 167 pm है, सर्वाधिक है। अन्य तत्वों की बेरिलियम की, बोरान की देखिए 112 बेरिलियम की, और बोरान की है 87 pm, ठीक है। तो फ्रांसियम की परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक है 348 पिकोमीटर, तथा हीलियम की जो त्रिज्या है न्यूनतम है 0.208 जो नैनोमीटर होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो फ्रांसियम की होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये आपका बीपीएससी 4th वाले चैप्टर में, 4th वाला जो पेपर था उसमें आएगा, तो पीजीटी में आया था शायद, ठीक है। आपके भी उसमें भी आ सकता है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। फलों की ज़बरदस्ती पकाने के लिए, मतलब कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इनमें से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आपकी ये एथिलीन गैस होती है, C2H2, ठीक है, फलों को जो पकाया जाता है। तो देखिए फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए नहीं, C2H2 नहीं, C2H4 होता है, ठीक है, के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। एथिलीन एक रंगहीन गैस है जिसका रासायनिक सूत्र C2H4 होता है, ठीक है। इसके संपर्क में आने पर फल पक जाते हैं, क्योंकि एथिलीन हवा में ऑक्सीजन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाती है। ये उत्पाद फलों के पकने की क्रिया को तेज करने में मदद करते हैं। देखिए C2H2 जो होता है वो आपका एथाइन हो जाएगा आपका, ठीक है। ये देखिए ईन वाला होता है, एक ईन, एन, आइन, 3 होते हैं, ठीक है। एन में क्या होता है आपके डबल सिंगल बॉन्ड होता है, और फिर ईन में डबल बॉन्ड होता है, और आइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है
सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया होती है? तो आपकी ये है उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन होती है, ठीक है। ये आपका टीआरई में आया था, ये जो थर्ड वाला था। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के अम्ल की जब क्रिया कराएंगे तो एक क्षार एक लवण है, तो अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। ये अभिक्रिया उदासीन की अभिक्रिया करते हैं, क्योंकि जिसमें अम्ल और क्षार करके क्या बनता है, क्रिया करके क्या बनेगा, लवण और जल बनता है, ठीक है। देखिए एक अभिक्रिया दी गई NaOH प्लस HCl, तो NaCl ये नमक बन गया, H2O ये गैस निकली, ठीक है, पानी निकला। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो ऑप्शन बी सिंपल क्वेश्चन है, टारटरिक अम्ल होता है, ठीक है। और देखिए इसमें सिरका में आपका एसिटिक एसिड, और सेब में मैलिक एसिड, दूध में लैक्टिक एसिड, नींबू में सिट्रिक एसिड, अंगूर में टारटरिक एसिड। नेक्स्ट है, लोहे की बुरादे से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लोहे की बुरादे में तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, ठीक है। देखिए लोहे की बुरादे में हमने क्या किया, आयरन लिया, उसमें HCl डाला, तो HCl डालने पर क्या आयरन क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। तो धातु और अम्ल की प्रतिक्रिया कराने पर नमक और आपकी एक गैस उत्पन्न होती है, ठीक है, नमक निकलेगा और गैस उत्पन्न होगी। ऐसे ही इसमें अगर आप क्षारीय कराएंगे तब भी आपका नमक और वो निकलेगा, लवण निकलेगा और जल निकलेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है? तो देखिए 7 से अधिक आपका रक्त प्लाज्मा है, ठीक है। तो इसमें देखिए मानव रक्त का जो प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा, इसका pH 7.4 होता है। प्लाज्मा बोले या फिर रक्त बोलेगा तब भी आपका 7.4 होगा से अधिक होता है। पानी में घुलनशील पदार्थों की अम्लता और क्षारीयता को मापने का मापक जो होता है pH मान कहलाता है, और pH का पैमाना आप 0 से 14 तक होता है। और जो 7 से pH 7 वाले पदार्थों को उदासीन कहते हैं, और 7 से जो नीचे होते हैं वो आपके अम्ल कहलाते हैं, और 7 से ऊपर जो होते हैं आपके क्षारीय कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अकार्बनिक रसायन। देखिए पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो देखिए आपका ग्रेफाइट होता है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी। देखिए पेंसिल लेड बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है, और इसमें कमजोर संयोजक बंधों द्वारा बंधी कार्बन परमाणुओं की फिसलन युक्त परतें होती हैं, जिस कारण इसकी प्रकृति कोमल होती है, और इसे भारी मशीनों में ठोस स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के रूप में उपयुक्त है? तो देखिए आपका इसमें आपका जो होता है एथेनॉल, ये आपका पेय वाला होता है। ये मेथनॉल जो होता है आपकी, ये जब भी आपके जो शराब होती है इसमें मिल जाता है, तो ये एक तरीके का विष का काम करता है। मतलब इसमें बहुत से लोग इसका सेवन जो होता है हानिकारक होता है, और बहुत से मर भी जाते हैं इससे, ठीक है। तो देखिए एथेनॉल एथेनॉल जो होता है एथिल को C2H5OH होता है, मेथनॉल का होता है CH3OH होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे गेहूँ, मक्का, गन्ने, शक्कर आदि से उत्पादित किया जाता है, इसमें स्टार्च की मात्रा उच्च होती है, ठीक है। और एथेनॉल का उपयोग पीने के लिए शराब के रूप में किया जाता है, जबकि मेथनॉल तथा हेक्सेनॉल जैसे अल्कोहल शराब के रूप में पीने के लिए उपयोग अनुयुक्त माने गए। जो जैसे कच्ची शराब बनाई जाती है तो उसमें आपका मेथिल अल्कोहल हो जाता है ज़्यादा, तब ये आपकी पॉइजन का काम करती है। मेथनॉल का अर्थ देखिए CH3OH होता है। इसे कास्ट अल्कोहल या कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं, क्योंकि पहले इसे लकड़ी के भंजक आश्वन से प्राप्त किया जाता था। ये अत्यंत विषैले होने के कारण पीने के लिए अनुपयुक्त होता है। नेक्स्ट है पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक देखिए कौन है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर सी, ये होता है आपका भुजंगचूरा, ठीक है। भुजंगचूरा नहीं, CaH और CO3 का होल ट्वाइस। ये वह यौगिक जो पानी में घुलने पर पानी की कठोर बना देता है, तो उसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। CaH CO3 का होल ट्वाइस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिएगा पानी की कठोरता जो होती है बाइकार्बोनेट्स और सल्फेट और कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड की उपस्थिति के कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट है दिया गया इसमें अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग जो होता कर सकता है, तो कैसा कर सकता है? देखिए ये जो आपका है रंग नष्ट कर सकता है, ठीक है। ऐसा कौन सा अम्ल है जो इसके विलीन को, अम्लीय विलीन को नष्ट कर सकता है? इसका रंग देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी है, C6H8O7, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा अम्ल जो इसको आपको नष्ट करता है रंग, तो इसे साइट्रिक एसिड बोलते हैं, C6H8O7। ये सिट्रिक एसिड है, याद रखिएगा, वैसा फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है C वाली, तो C/137, तो ये आपको याद रहना चाहिए। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है C/137। नेक्स्ट है अब दिया गया Al2O3.2SiO2.2H2O निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये आपका टीआरई 3 में आया था, तो ये आपकी चाइना क्ले का है, ठीक है, चीनी मिट्टी जिसे बोलते हैं उसका सूत्र है, और रासायनिक सूत्र है इसका। तो चीनी मिट्टी या केओलिनाइट इस एक प्रकार का सफ़ेद या सुगठ्य
मिट्टी है जो प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। इसका रासायनिक नाम जो होता है संगठन जलयुक्त एल्यूमिनो सिलिकेट से जो है इसको नाम देते हैं, ठीक है, रासायनिक नाम, रासायनिक संगठन जो होते हैं, ठीक है। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह जो होती है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर, ये देखिए, पानी और मिट्टी का तेल अमिश्रणीय प्रकृति के पदार्थ हैं, फिर भी बर्फ़ के टुकड़े जो ठोस अवस्था में को मिट्टी के तेल में डालने पर बर्फ़ और उसके आकार में 3/4 भाग के बराबर तेल विस्थापित कर देता है, जिससे पहले तो तेल की ऊपरी सतह जो होती उठती है, परंतु बर्फ़ के पिघलने और पानी बनने पर पानी ऊपरी सतह को आच्छादित कर देता है अमिश्रणीय प्रकृति के कारण, तथा तेल की सतह गिरकर प्रारंभिक सतह को प्राप्त कर लेती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, गिरेगी, ठीक है। लेकिन अगर इसमें क्या बोला था, इसमें तेल की सतह थी ना, मिट्टी तेल की सतह यहाँ पे दिए गए थे, और मिट्टी तेल की सतह अगर ऐसे ही पानी अगर गिलास में डालते ना और बर्फ़ का टुकड़ा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है ये कार्बनिक रसायन है। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ये देखिए बी, फास्फोरस होता है। और एक बात ध्यान रखिए, जो पोटेशियम क्लोरेट है ना, पोटेशियम क्लोरेट, फास्फोरस और एक चीज़ और होती है इसमें, तो ये आपके क्या होता है उसमें जो आपकी वो तीली होती है उसके आगे जो मसाला लगा होता है ये उसमें यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन जो आपकी माचिस का जो रगड़ने वाला भाग होता है जो ऐसा बना होता है तो उसमें आपके ये फास्फोरस होता है, ठीक है। देखिएगा, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक लाल फास्फोरस और बारीक पिसा हुआ कांच होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। और पाउडर होता है इसका। लाल फास्फोरस एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील पदार्थ है। ये माचिस की तीली की डिब्बी पर रगड़ जाता है, उससे घर्षण और गर्मी के कारण लाल फास्फोरस माचिस की तीली में मौजूद पोटेशियम क्लोरेट के साथ अभिक्रिया करता है, और इसके कारण क्या होता है, उसके बीच में अग्नि की लौ उत्पन्न होती है और माचिस की तीली जल उठती है, ठीक है। लाल फास्फोरस होता है तो सफ़ेद दहन ज्वाला के साथ जलता है। देखिए इसे 80 नंबर, प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए, ग्रेफाइट, ठीक है। प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। हीरे को कृत्रिम रूप से उगाने की HPHT और CVDT दो विधियां हैं, और दोनों विधियों में एक बीज से दूसरे हीरे के एक टुकड़े से शुरू होता है, और HPHT विधि में बीज शुद्ध ग्रेफाइट कार्बन के साथ लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान और अत्यधिक उच्च दबाव के संपर्क में आता है। CBD विधि में जो होता है बीज को कार्बन संयुक्त जो होता है युक्त गैस से भरे एक सीलबंद कक्ष के अंदर लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड जो सेल्सियस गर्म किया जाता है, जिससे गैस बीज में चिपक जाती है और धीरे धीरे हीरा बनाती है, ठीक है। तो हीरा बनाने का पूरा प्रोसेस दिया गया इसमें। नेक्स्ट है, अब देखिए क्षारीय बेसिक और लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो आपका ये हो जाएगा सफ़ेदा, वाइट लेड, ठीक है। देखिए सफ़ेद सीसा या बेसिक लेड कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र देखिएगा PbOH का उल्टा 2 PbCO3 होता है। जानता है कि सफ़ेद सीसा एक सफ़ेद पाउडर है जो पानी में घुलनशील होता है लेकिन तनु एसिड में घुलनशील होता है। इसकी उच्च अपारदर्शिता, प्रकाश और मौसम के संपर्क को झेलने की क्षमता के कारण इसका उपयोग पेंट में सफ़ेद रंग द्रव्य के रूप में किया जाता है, ठीक है। और देखिएगा जीवाणु रोधक गुण होने के कारण सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि ये अत्यधिक विषैला होता है और सांस लेने में जोखिम पैदा करता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान क्या होता है? तो आपका बन जाएगा बी वाला, 7 से कम होता है, ठीक है। प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षारक, देखिए जो भी इसमें प्रबल होगा वही चीज़ बनाएगा। आपका प्रबल अम्ल है तो ये अम्ल बनाएगा, ठीक है, अम्ल का लवण बनाएगा, तो लवण जब बनेगा तो 7 से नीचे होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए इसमें एक्सप्लेन देते हैं। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक से बने pH का जो होता है 7 से कम होगा, और जबकि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक में क्या होता है उससे 7 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रबल होता है क्षारक। और उदासीन विलयन का pH जो होता है 7 होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? तो देखिए आपका ये हल्दी जो है ना, ये प्राकृतिक सूचक है। हल्दी हो गया आपका, और जैसे पत्ता गोभी होती है लाल वाली, तो वो भी होती है आपकी। जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें अम्ल, तथा जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH निगेटिव देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल का pH मान 7 से नीचे होता है और क्षारक का 7 से ऊपर होता है। इन्हें पहचानने के लिए अम्ल सूचक क्षारक सूचक का प्रयोग किया जाता है। अम्ल क्षार के प्राकृतिक सूचक जो है, जैसे हल्दी हो गया, लाल बंद गोभी होता है, पत्ता गोभी जो भी बोलते हैं, गुड़हल का फूल हो गया आदि। और हल्दी पीले रंग की होती है, इसे अम्लीय विलयन में डालने पर पीली हो जाती है, लेकिन क्षारीय विलयन का डालने पर ये लाल हो जाती है, ठीक है।
तो ये याद रखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा इस बार कि आपका जो हल्दी होता है वो आपके जो लिटमस पेपर है उसमें कैसी प्रतिक्रिया करेगा, ठीक है। सॉरी, लिटमस पेपर नहीं, आपका जो अम्ल होते हैं, अम्ल क्षारों में कैसी प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी, ये व्यंजक चूर्ण बनेगा, ठीक है। बुझे हुए चूने पर बनाना है तो CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। शुष्क बुझा हुआ जो बिना बुझा होता है CO होता है, तो CaOH का होल ट्वाइस में क्लोरीन की गैस पास करेंगे तो व्यंजक चूर्ण CaOCl2 बनता है, ठीक है, ये बनेगा। नेक्स्ट है, ये देखिए अब क्रिया लिखी हुई है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 और ये बनेगा CaOCl2 प्लस H2O। ये प्रक्रिया कमरे के ताप पर होती है जिसमें कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मिश्रण बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट का आपका ये रहेगा विविध वाला, किसी ईंधन की दक्षता जो होती है के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। तो इसकी दक्षता क्या होती है, तो ये आपकी उसके कैलोरी मान के रूप में दक्ष की जाती है, जिसका जितना कैलोरी मान होगा उसे उतना ही दक्ष माना जाता है। तो किसी ईंधन की दक्षता को उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। कोई ईंधन जिस क्षमता से अपने अंदर मौजूद रासायनिक ऊर्जा को अन्य प्रकार की ऊर्जा जैसे ऊष्मा या तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वह उस ईंधन की दक्षता कहलाती है। ईंधन की दक्षता को ऊष्मा की उस मात्रा के रूप में मापा जाता है जो कि 1 किलोग्राम ईंधन के दहन पर उत्पन्न होती है। तो ईंधन की दक्षता मापने के लिए जो जूल है इकाई होती है, जूल प्रति किलोग्राम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सब NCERT के क्वेश्चन हैं, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन कराया हुआ है, आप एनालिसिस देख लीजिएगा, एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा। तो आप प्लेलिस्ट में लीजिए, 5 से 6 वीडियो हैं, तो उसमें आपका TRE 3.0 और 2.0 के जो भी क्वेश्चंस आए हैं, जैसे जूनियर का जो आया था आपका साइंस वाला सेक्शन, तो मैंने पूरा साइंस का 40 के 40 क्वेश्चन आपके NCERT से निकाल के दिखाया आपको, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, काफ़ी लोगों ने देखे हैं और काफ़ी उसे बढ़ावा भी मिला है, ठीक है। तो एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट आपका देखिए, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया था, ये भी मैंने उसमें कराया है। तो देखिए ये कोक होता है आपका, ठीक है। कोक जो होता है आपका धातु के निष्कर्षण में उपयोग होता है। ये क्या होती है, देखिए धातुओं के अयस्क में धातु के निष्कर्षण में ईंधन के रूप में कोक का प्रयोग होता है। कोक का प्रयोग धातुकर्म प्रक्रिया में एक अपचायक कारक के रूप में होता है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में भी होता है और साथ ही साथ जल गैस प्रोड्यूसर गैस के निर्माण में भी कोक का प्रयोग होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जल और प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। तो ये पता नहीं आगे पूछ भी दे, ठीक है। कोक कार्बन का एक रूप है और ये कठोर समृद्ध पूरे काले रंग का पदार्थ है जिसमें 98% तक कार्बन होता है और ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है और जलने पर बहुत कम धुआं उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अनुलिपीकरण समापन त्रिक होता है। तो देखिए आपका ये थर्ड पेपर में ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये होता है UAA, ठीक है, UAA। देखिए इसका इसमें से अनुलिपीकरण या समापन त्रिक UAAA होता है। समाप्ति के लिए कोडन UAAA और UGA, इस अवस्था में अंततः प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है। इसे स्टॉप कोडन नाम से भी जाना जाता है। स्टॉप कोडन कई उत्पादित कारकों का बंद बनाकर अनुलिपीकरण के अंत का संकेत देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए ये होता है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी वाला, पेट्रोलियम, ठीक है। एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत जो होता है पेट्रोलियम होता है। एरोमेटिक यौगिकों में यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन परमाणु एक बंद वलय में जुड़े होते हैं। इस वलय में प्रत्येक कार्बन परमाणु पाई इलेक्ट्रॉन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है। एरोमेटिक यौगिकों में एक विशेष गंध होती है, ठीक है। देख सकते हैं इसमें सूची दी है, तो आपका देखिए डायरेक्ट देते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2, 3, 4, 1। यहाँ देखते हैं, मैजेंटा जो होता है लाल और नीले रंग को जब जोड़ते हैं तो बनता है, ठीक है। टील नीला, हरा और सफ़ेद। मोव जो होता है नीला, लाल, सफ़ेद। और सियान जो होता है हरा और नीला होता है, ठीक है। ये संयोजक हैं सारे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया की दर को धीमा करता है। तो देखिए आपका डी होता है, इसमें कोई नहीं है, ठीक है। देखिए मंद प्रक्रियाएं वे हैं जिनको वेग साधारण ताप पर नापें जा सकते हैं तथा इन प्रक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन आसानी से किया जाता है। प्रक्रियाओं की दर को विष या अवरोधक धीमा करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, और इसमें देखिए एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रक्रिया का वेग अधिक हो जाता है और जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रक्रिया की सक्रिय ऊर्जा की क्रियाविधि बदल जाती है। धन उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है जबकि प्रक्रिया तेज होने लगती है, ठीक है। अब देखिए वैसी प्रक्रियाएं जिसमें प्रतिकारक एक ही प्रवस्था में रहते हैं समांगी प्रक्रियाएं कहलाती हैं। वैसी प्रक्रियाएं जिसमें प्रतिकारक एक से अधिक प्रवस्था में रहता है उसमें विषमांगी प्रक्रिया कहलाते हैं। तो इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। तो देखिए इसमें कौन सा है, तो इसमें कोई भी नहीं है, ये सारे आपके बिजली के चालक हैं। नींबू का पानी, नींबू का रस और संतरे का रस। तो ये इन घोलों में क्या होता है, अशुद्धियाँ घुली होती हैं जो
परिणाम स्वरूप विलयन बहुत अच्छी तरह से विद्युत का चालन करता है। तो जिसमें H पॉजिटिव आयन होंगे वो सभी विद्युत के चालक होंगे, ठीक है। विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में इस उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विलयन की सांद्रता के रूप में। देखिए, विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक समांग मिश्रण है जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय विलायक की अपेक्षित मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती हैं। नेक्स्ट है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी, केवलर, ठीक है। बुलेट प्रूफ में तो ये जैकेट बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, फाइबर होता है केवलर, और ये एक कृत्रिम रेशा है, ठीक है, आर्टिफिशियल है। ये गर्मी का प्रतिरोधी होता है। केवलर मुख्यतः पॉलीएमाइड का कृत्रिम बहुलक है जिसमें एमाइड समूहों को पैराफेनिलीन समूहों द्वारा अलग किया जाता है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसका ऑक्टेन संख्या 0 होता है? तो देखिए, ऑक्टेन इसका ऑप्शन नंबर ई वाला हो जाएगा, उपयोग में से कोई नहीं है, ठीक है। देखते हैं, पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त करने वाला अंक जो होता है ऑक्टेन संख्या कहलाती है। पेट्रोल जितना अधिक अच्छा होगा उसकी ऑक्टेन संख्या उतनी ही अधिक होगी। आइसो ऑक्टेन में ऑक्टेन संख्या 100 होती है और एन हेप्टेन में ऑक्टेन की संख्या 0 होती है, अर्थात इसका सी वाला गलत है। तो इसमें एन हेप्टेन जो होता है उसकी 0 होती है, ठीक है। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैव आवर्धन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो क्रमिक स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को जैव आवर्धन कहा जाता है। जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से अनिम्नीकरण प्रदूषक की बढ़ती मात्रा का संचय, जैसे जैव आवर्धन के प्रमुख कारण अवैज्ञानिक कृषि, कार्बनिक तत्व, औद्योगिक गतिविधियाँ आदि हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। देखते हैं स्टेट में, प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती मात्रा में खाद्य श्रृंखला में गैर अपघटनीय कीटनाशकों के संचय की जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। कीटनाशकों के अवशेषों जैसे गैर अपघटनीय पदार्थों की जीवों द्वारा पचाया नहीं जा सकता है, इसलिए वे भोजन के साथ अलग अलग पोषी स्तर के जीवों में चले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, कोलीफॉर्म क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया समूह को कोलीफॉर्म कहते हैं। और कोलीफॉर्म जो होते हैं बैक्टीरिया भूतल के जल में, मिट्टी और तथा पौधे पर भी पाए जाते हैं। ये हानिकारक बैक्टीरिया नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पाचन में मदद करते हैं और आहार नाल में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, खाने के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी पूछा जाता है। ये जनरल साइंस का भी क्वेश्चन है और आपका एनसीईआरटी में भी है ये, ठीक है। तो ये आपका होता है कि ये प्रतिक्रियाशील होता है, टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ाई जाती है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है और ये भोजन में पाए जाने वाले एसिड, साधारण एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके भोजन को विषाक्त बनाता है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया केमिस्ट्री वाला पोर्शन। अब जो आएगा आपका बायोलॉजी आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना और चैनल पर विजिट जरूर करना। वहाँ पे आपका एनालिसिस दिया गया, पूरा साइंस का किया गया जूनियर वाला, और पीआरटी में भी जो आपकी आती है 60 नंबर की साइंस, उसका भी पूरा एनालिसिस किया गया। और जो आपका जूनियर में आपकी जीएस वाले सेक्शन में 8 क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपके एनालिसिस में है और 8 के 8 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आए हैं, ठीक है। तो एक बार देखना जरूर। थैंक यू।